पहली बात यह है कि इजराइल और भारत दोनों को एक मिनी सुपर पावर जो है वो अमेरिका बनाना चाह रहा था। अभी भारत ने डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से बकायदा एक यूनिट क्रिएट कर दी है। दूसरा मुल्क जो पाकिस्तान, जो बिल्कुल वो कहते हैं जी खैरात मांग रहा है, भीख मांग रहा है। वजीर आजम साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। J-35 भी पाकिस्तान को मिल सकते हैं। J-35 और ये HQ-19 की बड़ी अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी और कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान जो है खरीद सकता है। पाकिस्तान के पास के इतने पैसे हैं कि उनसे खरीदे, तो बड़े महंगे सिस्टम्स हैं। आज तक पाकिस्तान जो कुछ भी खरीदता आया है तो पैसों से ही खरीदा है ना, मुफ्त तो किसी ने हमें नहीं दिया। इससे हमें इस बात का अंदाजा होता है राफेल में कोई मसला नहीं है, राफेल चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले में मसला था। देखिए, खोता रेडी चलाने वालों को आपने राफेल दे दिया, फिर ऐसा तो होता है। सर वैसे आप फोर हंड्रेड समझते हैं में भी नहीं शिवांगी है। सिंह कहाँ पर है? वो कह रहे हैं हमारे बच्चों ने पास ना नहीं है। शिवानगी सिंह जो है वो कभी मिलवाएंगे। वो कहता था मोदी के काश के हमारे पास राफेल होते। राफेल तो होते। फिर आ गए तो फिर की मतलब क्या हो क्या गया भाई, क्या कर लिया तुमने? तो बेहतर तो यही है कि मोदी को किसी मिसाइल के साथ बांध करके जो है हमारी तरफ भारत से रवाना उड़ा कर दिए दें। थे। वो भारत से उसको उड़ा दिया जाए, भारत भी खुश रहेगा और पाकिस्तान का भी मसला हल हो जाएगा। अब वॉशिंगटन जो है बरास्ता इस्लामाबाद एक दोस्ती का हाथ या एक पावर शेयरिंग का हाथ जो है बीजिंग की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न मास्टर है। आज़रबाईजान क्यों पाकिस्तान का इतना करता है? कुछ तो रियाज और न्याज की बातें हैं ना, बस समझा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, पाक भारत की जो जंग हुई उसमें फौज का इंतहाई अहम और कलीदी किरदार था। उसके साथ ईरान और इसराइल की जो जंग बंदी हुई उसमें भी इसी खाक की वर्दी का एक इंतहाई अहम और कलीदी किरदार था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से एक स्टेटमेंट दी जाती है एंड ही सेज दैट ये जो ईरान और इसराइल की जंग बंदी हुई इसके पीछे भी वर्दी थी। इस हवाले से जामागोइयां हो रही थी, मुख्तलिफ सवालात थे। तो उन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए पाकिस्तान को इसराइल से कितना खतरा है, अगर इसराइल मुस्तकबिल में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो फिर क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में मौजूद है, क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि इसराइल को जो है टारगेट कर सकती है? ये कुछ सवालात हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे पास तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन, दफाई तज्जियाकार और एक बड़ी मशहूर पर्सनालिटी जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब्दुल्ला हमीद गुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, सबसे पहले तो ये ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से बड़ी चामगोइयां हो रही है इस वक्त कि ये इसके अंदर फौज का बड़े अहम किरदार था। हमने देखा कि अमेरिका का दौरा भी करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तो क्या वाकई में इसका कोई किरदार था फौज का या नहीं? ये वैसी बातें हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है कि अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान को अहमियत दी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाक भारत जंग के अंदर पूरी दुनिया को हैरान कुन नताइज जो है वो देखने में उनको नजर आए। और ख़ास तौर पे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान रवायती जंग के अंदर गालिबन भारत से पिछाड़ा जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। और रवायती जंग के अंदर, जिसको कन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं, उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है रिस्पॉन्स दिया। एग्जैक्टली। यानी कि जब सेकंड स्ट्राइक आनी थी तो फिर जाहिर है फिर हमने अपना न्यूक्लियर जो डिटरेंस था उसका मेरे ख्याल में बड़ा वाज़े इजहार किया। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आदमी फैसला तो 2019 के अंदर भी एक आया था ना। उस टाइम पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मौजूद थे जी जी। और वो चाहते तो यही सारा सेहरा आज उनके सर भी होता, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने वो फैसला नहीं किया। और उनके मुतल्लिक मुख्तलिफ चहमा गोइयाँ हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वो गैर मुनासिब हैं, कि ये पेट्रोल नहीं है डालने के लिए, डीजल नहीं है, ये गलत बातें थी। लेकिन बहरहाल वो फैसला उन्होंने नहीं लिया। उसकी जो भी वजह थी, जनरल कमर जावेद बाजवा का अपना कोई पॉइंट होगा, हुकूमत के उस टाइम पे वजीर आजम इमरान खान थे तो उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन बात यह है कि हुकूमत और रियासती इदारे ने फैसला किया कि हमने ये फैसला नहीं करना। बहरहाल अब ये हमें अभी मौका हमने मिला। चाय वगैरह पिला कर भेजा तो था, वैसे उन्हें उनकी खातिर तवाज़ो हमने अच्छी की थी। नहीं, मेरे ख्याल में आई विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट, हम्म। कि ये हम अपने आप को खुश करने की बात कर रहे हैं कि हमने चाय वाय पिला के भेज दिया। कितने पाकिस्तानी जंगी कैदी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को क्या चाय पिला के वापस कर दिए? ये बता, आप बताएं। वो जो सिपाही मकबूल थे
उनकी जबान काट दी गई। पाकिस्तान जिंदाबाद एग्जैक्टली। उन्होंने अपने, तो फिर देखें ना बेटे प्लीज, की हमने जबान के साथ। हम इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि ओहो हो अमेरिकी एम्बेसडर हमसे मिल लिया, ओहो जनाब फलाना। देखें, बात ये नहीं है कि ट्रंप साहब क्यों मिले, बात यह है कि ट्रंप साहब किस लिए मिले। क्या वजह थी कि G7 में उनकी जो मुतवक्का एक मुलाकात तयशुदा थी नरेंद्र मोदी के साथ, वो उन्होंने साइडलाइंस के ऊपर खत्म करके जो है वो भागे आए और किससे मिले, फिर मार्शल आसिम मुनीर साहब से मिले। अब ये देखने की बात है उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। पहली बात है, जाहिर है पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुद कहा, आपने तो वजीर दाखिला की बात की, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि पाक भारत जंग में हम दो ममालिक के साथ नबर्द आजमा थे, एक भारत और एक इसराइल। हम इसराइल लड़ का। रहे थे उनके साथ। अच्छा, इसराइल का खतरा जो था वो पहले भी रहा, दो तीन दफा जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश, खास तौर पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहा। 1987 में जब मेरे वालिद जनरल हमीद गुल जो थे वो ISI के सरबराह थे, तो उस टाइम पे भी हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने बड़ा करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम पर हमला जो है वो कहीं से भी आया तो हम भारत का ट्रॉम्बे और इसराइल के जो फिर मुल्क है उसको सफ़े हस्ती से मिटा के रख देंगे। ये बिल्कुल मेरे वालिद का पैगाम था। और जब ये पैगाम मिला तो 2 घंटे के अंदर उनके जहाज जो श्रीनगर तक पहुंच गए थे उनको वहां से रुखसत होना पड़ा और माफी तलाफी के ऊपर बात टली। अब ये तो है हिस्ट्री। इस बार भी आपको मालूम है कि बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत इंटरव्यू जो एक अंग्रेज खातून को दिया वो पॉपुलर हुआ, जिसमें उसने कहा कि वो ममालिक जो अपने न्यूक्लियर के हसूल के लिए इस्लामाइजेशन से न्यूक्लियर के हसूल की तरफ जा रहे हैं उनका, यानी कि ईरान उसने नाम लिया, और वो ममालिक जो इस्लामाइजेशन से न्यूक्लियर हासिल कर चुके हैं यानी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान। वो हमारे लिए मेरी जिंदगी का ग्रेटेस्ट मिशन है कि मैं उनको जो है डी न्यूक्लियराइज करूं और डीन्यूक्लियराइज उनको करना। ठिकाने लगाऊं। ये बात, अब इसके बाद पीछे बात बचती नहीं है। जब पाकिस्तान ने फिर अपने जहाज को, जो अब हमारे एयरफोर्स थी, उसके आधे से ज्यादा जहाज जो थे वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मंडला रहे थे, क्योंकि हमें खतरा था कि ऐसा ना हो कि जहाज यहाँ आ जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस दिन जुम्मे के दिन सुबह अल्लाह सुबह यह हमला किया गया 200 जहाजों के जरिए इसराइल की जानिब से ईरान पर, तो पाकिस्तान जो था वो वल्नरेबल था, इसलिए क्योंकि भारतीय वजीर आजम को नेतन्याहू फोन करता है। वो फोन जो है ट्रंप को नहीं करता, वो नेतन्याहू फोन करता है भारत को। और अभी भारत ने ये बोला कि इस जंग के अंदर जो है पाक भारत जंग में हम तन्हाई का शिकार थे, वाहिद इसराइल जो है वो हमारी मदद कर रहा था। आप ये गौर करें, एग्जैक्टली। ये ताने बाने जरा आप जोड़ें तो आपको मेरी बात का समझ आएगी। अब ये बात तो थी। अब फील्ड मार्शल साहब जब वहां पहुंचे तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप खित्ते के अंदर चाहते हैं कि कोई एक अमन और सलामती का किरदार अदा करें। उनको ये शक था कि पाकिस्तान रिटेलिएट अगर कर गया तो जाके इसराइल का तो ईंट से ईंट बजा के रख देगा, बल्कि वहां शायद ईंटें भी नहीं बचेंगी। इस वजह से उन्होंने जो है फौज को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को ये यकीन दिलाया कि इसराइल कोई हमला आप पर नहीं करेगा। तो लेकिन मतलब ये चांस उसके, मौजूद था कि इसराइल जो है ईरान के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकता है। ये मौजूद नहीं था, ये एक हकीकत है। देवर, वो तो 100%, इसमें तो कोई रत्ती बराबर भी जो है वो शक नहीं होना चाहिए। तो ये तो पाकिस्तान के पास कोई ईरान ऐसी ने, टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं जो इसराइल तक पहुंच सकें, या फिर कोई ऐसी हमारे हम्म, शाहीन 3 है ना, जिसके ऊपर आपको याद है कि 2024 के आखिर के अंदर गालिबन 22 तारीख थी जब मैथ्यू मिलर ने जो है वो बाकायदा ये कहा कि शाहीन 3 और उससे मुल्का 5 कंपनियों को, जिनमें से तीन सॉरी चाइनीज कंपनियां थी, 2 पाकिस्तानी थी, जो लॉन्ग रेंज मोटर बना रहे थे, वो सॉलिड स्टेट मिसाइल है और वो वहां तिल अवीव बिल्कुल सोमियानी से अगर दागा जाए तो तिल अवीव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और दीगर इलाके हमारे निशाने पे हैं। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि ICBM पाकिस्तान बना रहा है, हालांकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के उसमें नहीं आते, तो जुमरे में नहीं आते। ये तो हमने अपनी भारत की जो रेंज है उसको रखा हुआ है
और इसराइल बिल्कुल हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हमें इसराइल से खतरा है, और इसराइल खुद भी ये कहता है नजरियाती भी खतरा है, दिफाई भी खतरा है, और फिर जो जोग्राफियाई खतरा भी है। अब आप देखें कि दुनिया में दो मुल्क हैं जो अपनी सरहदों को बढ़ाना चाहते हैं। एक भारत जो कि अखंड भारत में पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है, हम्म। दूसरा इसराइल जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। बहरहाल ये प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे कि उसका निशाना और हदफ क्या है। लेकिन आपकी मखसूस बात के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि जी हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये एक बड़ी अयाराना हरकत थी। आपको हम्म। याद होगा कि जेडी वेंस ने जब नूर खान बेस के ऊपर और दीगर बेसिस के ऊपर हमले हुए, तो जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका हैं, जी जी। 6 घंटे कबल उनकी स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग का खतरा नहीं है। हम्म। दूसरे लफ्जों में भारत को ये कहा गया कि तुम रवायती जंग में लड़ लो, जो मर्जी करना है करो, न्यूक्लियर हम नहीं होने देंगे। न्यूक्लियर नहीं होने देंगे। हाँ, अच्छा, 2 दिन कहीं ना कहीं से वो पाकिस्तान भी के डर ऊपर रहे थे हमले कि अगर पाकिस्तान ने रिटालिएट किया तो फिर न्यूक्लियर जंग हो जानी है और है ना। भारत को कुछ नहीं बचना। हाँ, ये बात, अब 2 दिन वो हम पर हमले कर रहे थे, इन्होंने कहा हम तो न्यूट्रल हैं, ये तो लड़ते रहे हैं, ये तो हजारों साल से लड़ रहे हैं। तब इनको जो है ना, लेकिन जब इनके जो बगल बच्चा था, जिस तोते में इनकी जान है भारत के, वहां जब पाकिस्तान ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम अगर आओगे तो फिर हम अपने नेक्स्ट जो सेकंड स्ट्राइक है वो फिर कुछ और होगी, और वहां धुआं ज्यादा नजर आएगा, और जो है ना फिर वो मशरूम ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर भारत जो था उसकी चीखें बुलंद हो गई, और हम्म। जाके बकायदा वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम ये लिखते हैं कि इंडिया वॉज रेस्क्यूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड अमेरिका। स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? या अच्छा, दूसरी जानब उनको ये नहीं मालूम था कि इसराइल उनके साथ क्या करने वाला है। हम्म। भाई, दूसरी जानिब उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन उनको ये भूल गया कि ईरान जो है वो एक मजबूत मुल्क है जिसके पास एक बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है, और एग्जैक्टली। वो मिसाइल की एक फुल जो रेंज ऑफ मिसाइल्स है वो उनके पास मौजूद है। यानी कि हाजी कासिम जो उनका मिसाइल था वो 500 किलोग्राम जो था वो बारूदी मवाद लेके जा रहा था। तभी तो खंडरात बन चुके हैं इसराइल के अंदर। एग्जैक्टली। और फिर आप रिपोर्ट भी आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि 5 अहम बेसिस को निशाना बनाएगी। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट अभी शाया हुई थी कि अहम बेसिस को, जी जो इजरायली बेसिस को और उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं सर, ये पाकिस्तान और भारत की जंग में भारत को जिस तरीके से हजीमत का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से भारत की हर जगह पर रुसवाई हुई, सिफारती सतह पर हो गई, उनकी जो है फिजाइया नाकाम हो गई, उनकी फोर्सेस हर तरीके से नाकाम हो गई। तो अब दूसरे लफ्जों में कुत्ते वाली हुई। एग्जैक्टली तो अब मुस्तकबिल में जाहिर सी बात है अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं, पाकिस्तान पर दोबारा अटैक कर सकते हैं। बलूचिस्तान में तो उन्होंने जिस तरीके से अटैक्स अभी स्टार्ट किए हैं फितनतुल हिंदुस्तान और ये खवारिजी दहशतगर्दों ने, तो ये क्या ये एक ऐलान जंग नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ? देखें, ऐलान जंग तो 1947 से है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसराइल ने पाकिस्तान के कयाम के बाद ये कहा था कि नौजायदा इस्लामी रियासत जो है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये उनके बड़ा वाज़ेह है, उसने पाकिस्तान का तब नाम नहीं लिया था, लेकिन नौजायदा इस्लामी रियासत तो एक ही थी, और तो कोई बनी नहीं थी। इसलिए पहली बात तो ये तो इसराइल है। दूसरी जानिब जो है भारत है। भारत जो है कब पाकिस्तान का खैर ख्वाह हुआ? पाकिस्तान को उसने तोड़ा, बांग्लादेश बनाया, मुक्ति बाहिनी जो है वो बनाई, बाद में 9 मई जैसे वाकयात के अंदर उसका हाथ सामने नजर आया। कहीं ना कहीं आपको जो उनका मीडिया था, सोशल मीडिया था, उसका आपको किरदार नजर आया। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, उससे पहले जोब कैंटोनमेंट का वाकया होता है, उसके बाद जो है जीएचक्यू के ऊपर होता है। ये लोगों के दिलों में नफरतों के जो बीज बोए गए थे, तो मुक्ति बाहिनी क्या कर रही थी? मुक्ति बाहिनी भी तो नफरत के बीज बोती थी ना। सर जवाब तो नहीं फिर देना चाहिए इसका इसका फिर हमें, क्योंकि हमने अगर जवाब अभी ना दिया तो वो तो इस तरीके के फिर मिस एडवेंचर्स करता रहेगा। एपीएस के बच्चों की जो है वो बस को निशाना बनाया जाता है, मासूम बच्चों को शहीद किया गया। बलूचिस्तान के हालात हमें खराब दिखाई दे रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, और अभी योब में जो मुसाफिरों को बसों से उतार कर जो है बेदर्दी से शहीद कर दिया। तो मुझे तो लगता है कि जब तक हम जवाब नहीं देंगे उनको, मतलब गर्दन से हम उन्हें नहीं मरोड़ेंगे, तब तक वो बाज नहीं आने वाला।
तो इज दिस द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान टू टेक रिवेंज, या फिर कोई स्टेप लेना चाहिए हमें? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान और इसराइल और पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान और इसराइल, ये जंग बंदी नहीं हुई, ये सफ बंदी हुई है। क्या हीरोप और हीरोन ड्रोन का इस्तेमाल इसराइल ने बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ अभी जो है बुनियानो मरसूस के अंदर नहीं किया? तो बिल्कुल किया। बिल्कुल तो किया। क्या इसराइली पायलट, 78 इसराइली पायलट जो है वो वहां बैठ के उनको उड़ा नहीं रहे थे? ऑपरेट बिल्कुल कर उड़ा रहे रहे थे, थे। ये बिल्कुल। जो, जी जी, ये जो स्वार्म अटैक था हम पर जो किया उन्होंने, ड्रोन स्वार्म अटैक, तो ये कौन था? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह समझ जाए ना। अब जो जितनी बातचीत हो रही है, अभी इसराइल को गोला बारूद प्रोवाइड किया गया भारत की जानिब से। भारत ने उसको सिफारती जो है सपोर्ट दी, हालांकि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात थे। आज जो तकरीबन 128 लोग जो उन्होंने पकड़े ईरान ने जासूस, उसमें से 78 जो थे वो भारत के पकड़े गए लोग। जो रमजान के नाम से जो है यूएई में बैठ के जो किरदार अदा कर रहा था बंदा, बहरहाल वो एक लंबी डिबेट है। मैं इसको आपको छोटा सा बताऊं, भारत और इसराइल दोनों मकरू मुल्क ममालिक हैं, ये मानेंगे नहीं। और भारत ने जो है वो कोई ये जंग बंदी नहीं, ये सफ बंदी हो रही है। और भारत जो है 82 बिलियन डॉलर से 89 बिलियन डॉलर के ऊपर अपना बजट ले गया है। भारत फिर आएगा अक्टूबर नवंबर में, आप देखिएगा, हालात को कशीदा करेंगे। अवाम पाकिस्तान में एक दफा फिर नफरतों के बीज जो है वो बोएंगे। और साथ ही साथ जो है बलूचिस्तान के अंदर और टीटीपी के जरिए ये अपने कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि अमरीकी असला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो बीएलए के पास है या वो चाहे टीटीपी के पास है। 10 बिलियन डॉलर का जो असला मौजूद है इस टाइम पे, वो कहाँ है? फिर जो उन्होंने ये कहा कि भारत जो क्या कह रहा है, भारत ये कह रहा है कि पानी तो आपका बंद कर दिया है। आपने उसका बाकायदा वाजे बताया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो एग्जैक्टली। जंग तो उन्होंने छेड़ दी है। आपने कब जवाब देना है ये आप फैसला कर लें, क्योंकि अभी भारत ने डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से बकायदा एक यूनिट क्रिएट कर दी है। और उसका 1 बिलियन डॉलर जो है वो बजट रखा गया है। हजूर, तो हम किसी ख्वाब खरगोश में न रहें। सर, अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसके दौरान एक ममालिक, एक मुल्क जो है उसका हम अगर जिक्र करें तो वो बड़ा खामोश हमें दिखाई दिया। फिर जितनी भी दरअंदाजी की कोशिश और हालात खराब करने की कोशिश जो की जाती है पाकिस्तान के अमन को, वो मोस्टली वहां से की जाती है, या फिर लेफ्ट या फिर राइट साइड से। एक काम ने जिक्र कर लिया भारत, दूसरी जानिब अफगानिस्तान, दरअंदाजी की कोशिश की जाती है। अफगानिस्तान का क्या रोल हो सकता है इसमें? और फिर जो पाक भारत कशीदगी भी हुई थी उसमें भी अफगानिस्तान हमें उस तरीके से हिमायत करता हुआ दिखाई नहीं दिया जिस तरीके से उन्हें करनी चाहिए थी पाकिस्तान की। फिर हमारे पास एक एज ये भी है कि हमें वो सलामती कौंसिल जो है बैन अवी, उसका चेयरमैन और नायब चेयरमैन, हमें दो जो है आम ओहदे भी मिल गए हैं, जिसके अंदर हम फिर अफगान तालिबान उनके एहसास से मुंजमद भी कर सकते हैं, सफरी पाबंदियां भी आयद कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं आप अफगानिस्तान के किरदार को, और फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान का किरदार जो है वो काबिल अफसोस है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, उनको यकीनन पाकिस्तान से शिकायत हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उनको तस्लीम कर लेता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आपको याद है कि दो सरबराही एक सरबराही इजलास हुआ था जो वफा वज़राए खारजा का, और एक स्पेशल मीटिंग जो थी ओआईसी की कॉल की गई थी, और उसके अंदर कुछ फैसले किए गए थे। और ये जब अमेरिका का इनखला हुआ वहाँ 1 सितंबर 2021 को, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल जो थी उसमें वो समझते थे कि शायद पाकिस्तान हमें तस्लीम करेगा और गले से लगाएगा। बहरहाल वो जो भी हुआ, उस टाइम पे अमेरिका की ईमा के मुताबिक हम जो है वो झुक गए और हमने अपने पड़ोस को अपना दुश्मन बना लिया। ये गलत किया, लेकिन इन सब के बावजूद मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की हुकूमत का और अफगानिस्तान की आवाम का इसमें ज्यादा बड़ा जो है मनफी किरदार है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दहशत गर्दी को जो है फरोग देना,
क्या दीन इस्लाम के अंदर मौजूद है? एक ऐसे मुल्क का जिसकी बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हो, जिसका आइन कहता हो कि हाकमियत आला बिला शिरकत गैर अल्लाह सुब्हाना व तआला की है। एक ऐसा मुल्क जो कहता हो कि कुरान और सुन्नत बालादस्त कानून होंगे। तो आप मुझे ये समझाइए कि क्या ऐसे मुल्क के ऊपर हमले करना, और वो भी खुदकुश हमले करना, या वहां दहशत गर्दी को फरोग देना, क्या ये इस्लामी रवायात के मुताबिक बिल्कुल हैं, या शरीयत अल्लाह के के मुनाफिक है कानून के ये। मुताबिक है, या कुरान के मुताबिक है? तो जो तालिबान अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का ताबे और कुरान का जो है वो दाई समझते हैं, क्या ये बातें उनको रेप देती हैं? नंबर वन। नंबर टू ये है कि पाकिस्तान को उनको तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि रूस ने तस्लीम कर चुका है, और चीन जो है वो तकरीबन तस्लीम किए बैठा है, क्योंकि जो सिफारती असनाद हैं वो उनके जो सफीर है, अफगान सफीर, उसने शी जिनपिंग साहब को पेश कर दिए हैं। लेकिन अब वो सामने ये ना बोले कि जी ठीक है, हमने तो तस्लीम कर लिया, बस एक लफ्ज ये जो मुंह से तस्लीम करने का लफ्ज है वो नहीं बोला। बाकी जो है चाइना की एम्बेसी अफगानिस्तान में मौजूद है, और अफगानिस्तान की एम्बेसी जो है वो चाइना में मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान को कंडीशनल एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो सलामती कौंसिल का एक हमारे पास जो है वो इस टाइम पे 2 साल के लिए क़यादत मौजूद है। इसी जी का फायदा उठाते हुए हमने जो है ईरान के हवाले से भी याद है कि आपने एक हंगामी इजलास फौरी बुलाया, जिसके ऊपर तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे जो थे वो ईरान का। ईरानी असेंबली के अंदर लगाए गए। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान का जो किरदार खास तौर पे पाक भारत जंग के दौरान था, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हालांकि मुसलमान मुल्क के साथ जब तुम्हारे ऊपर रूस आया था तो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए थे। आज जब काफिरों ने मुसलमान के ऊपर हमला किया तो तुम न्यूट्रल हो गए। तो न्यूट्रल हो। कहाँ है तुम्हारा जो है वो असूल इस्लामी? दूसरी जानिब जो है वो आप गौर करें कि उनके जब जंग खत्म हुई तो उनके वजीर खारजा अमीर मुत्तकी जो थे वो भारत के यात्रा पे रवाना हो गए। एग्जैक्टली। लेकिन इस बात को बहुत अवाम उन्नास ने बुरा समझा। अफगानिस्तान में आज भी पाकिस्तान को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और उन्हीं की वजह से आप देख लें कि जनरल मुबीन जो बड़ी खराफात बकता था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको जो है वो जेल में जो है वो डाल दिया गया। अब जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए, तो लेकिन काफिरों के मुल्क में जाना जो था वो गलत था, क्योंकि बुनियादी तौर पे दीनदार लोग वहां बसते हैं। तो जो एग्जैक्टली। लोग काबुल से हट के रहते हैं अफगानिस्तान में, वो तो पाकिस्तान की मोहब्बत करते हैं, लेकिन काबुल के जो जहन है ना उसमें फितना और फसाद मौजूद है। मेरा ख्याल है उसको हमें डिप्लोमेटिकली और फोर्सफुली, जो अगर जहां मतलब फोर्सफुली से मुराद ये है कि जहां हम अपने सिफारती प्रेशर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका भी आपने जिक्र किया कि हमारे पास जो है हम उनके असासे असासे वगैरह मुंजमद कर मुंजमद सकते कर हैं, सकते सफरी हैं। पाबंदी कैद कर सकते हैं। तो ये हम कुछ कर सकते हैं जी। क्या समझते हैं, अगर हमने, आपने भी जिक्र किया कि हमें उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए, रूस ने तस्लीम कर लिया, चीन तस्लीम करने वाला है, अगर हमने उन्हें तस्लीम कर लिया, इस बात की क्या श्योरिटी होगी कि वहां से दरअंदाजी नहीं होगी, वहां से अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ? समझते हैं कि अगर हम तस्लीम कर लेते तो मामला ठीक हो जाएंगे? बेहतरी नजर आ रही है आपको? बेहतरी तो जरूर होगी। देखें, शायद मुल्की जब वज़राए खारजा की मुलाकात चीन के अंदर हुई थी, इसाकदार भी थे, चाइनीज वजीर आजम भी, वजीर खारजा भी थे, और अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी भी थे। तो उसका फिर यही फैसला हुआ था ना कि हम नाजिमुल अमूर से अब सफीर जो है वो तैनात करेंगे। ये दोनों ममालिक में तय पाया था, लेकिन अभी तक ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन ये बात तय हो चुकी है। दूसरी जानिब जो है मैं समझता हूँ चीन ने उनको कहा है कि $22 बिलियन की हमने तुम पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर तुम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो फिर चाइना जो है मजबूर हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट को जो है वो फ्रीज करने के लिए या फिर वापस निकल लेने के लिए। हम्म। तीसरी जानिब जो है वो मेरा ख्याल है कि मामलात यकीनन बेहतर होंगे, क्योंकि जब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूरियां पैदा होंगी तो उसके अंदर जो शैतान भारत है और शैतान इसराइल है वो घुसेगा, और नित नए फितने जो है वो पैदा करेगा। हाँ, ये जरूर है कि दोहा मुज़ाकरात के अंदर जो थे वो, जिनके नतीजे के अंदर अमरीकी फौजों का और दीगर फौजों का इनखला हुआ वहां से अफगानिस्तान से 2021 में, तो उसके अंदर दो फरीक थे। एक जो था वो तो अफगान तालिबान हुकूमत थी, लेकिन
दूसरी जो हुकूमत थी वो अमेरिका खुद था। अब अमेरिका अगर खुद था तो फिर अमेरिका ने जो है वो क्यों नहीं अभी तक इस सिलसिले में कोई किरदार अदा किया? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी आशीर्वाद उनको हासिल है। और ये जो बात नजर आ रही है कि इस फितना फसाद, क्योंकि देखें सीधी सी बात यह है कि $10 बिलियन का असला जो है वो कोई मामूली नहीं होता। वो एक बहुत बड़ा असला होता है। पाकिस्तान का कुल दिफाई बजट जो है वो इतना नहीं है, $7 बिलियन के करीब है। तो इससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो पीछे कहीं ना कहीं मगरिब की पुश्तपनाही भी नजर ना आ ही रही है है। ऐसा लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन के जो ताल्लुकात हैं और फिर पाकिस्तान की हर महाज पर जो चीन ने मदद की है वो भी काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। चीन ने जंग में भी मदद की। आइंदा क्या लगता है आपको, कोई डील होने वाली है? कोई टेक्नोलॉजी मिल सकती है पाकिस्तान को अगर हालात खराब होते हैं? चीन कोई नई सरप्राइजिंग चीज जो है या कोई सरप्राइजिंग दिफाई डील कर सकता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया है। चीन जो है वो, आप ये गौर कीजिए कि चीन हमेशा जो है बड़ा आहिस्ता से फैसले लेता है, यानी कि बड़ा टाइम लगाता है, बड़ा सोचता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर गौर करता है। इसलिए चीन का जो इस टाइम पे किरदार है वो पाक भारत जंग से पहले जो था वो इंतहाई अहम था। और ये पिछले 50 सालों में मैंने नहीं देखा चीन की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की जो सपोर्ट थी और जो बयानात थे वो माजी में देखने को नहीं मिले। लेकिन लगता यह है कि उन्होंने एक पॉलिसी अपना ली है और उन्होंने पाकिस्तान को सही मानों में आयरन ब्रदर बन के दिखाया है। और मुझे ये यकीन है कि अगर ऐसे कोई मुस्तकबिल में वाक़यात होते हैं तो चीन पहले से ज्यादा जो है मेरे ख्याल में भरपूर किरदार पाकिस्तान के साथ अदा करेगा, क्योंकि चीन को पता है कि उसकी सालमियत और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक जैसे जो मंसूबे हैं उनके ऊपर जो है पाकिस्तान उन्हीं का खमियाजा जो है वो भुगत रहा है। हम्म। इसलिए चीन जो है वो यकीनन टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए आप देख लें कि JF-17 थंडर जो जहाज हैं और J-10C जो है वो पाकिस्तान में जो है JF-17 थंडर जो है वो बन रहे हैं ब्लॉक 3 तक जो है। और थ्री और इसी तक। तरीके से जो मिसाइल सिस्टम्स हैं PL-15 वगैरह वो हमने उनकी कारकर्दगी देखी। J-10C जो कि 4.5 जनरेशन जहाज है, हमने उसकी कारकर्दगी भी देख ली। और अब हमें J-35 की बात वो कर रहे हैं और J-35 जो है वो 6th जनरेशन जहाज है जो कि अभी अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि 5.5 जनरेशन जहाज है F-35 जो है। हम्म। इसलिए मेरा ख्याल है कि दीगर जो इसी तरह से जो हमारी नेवल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, एयरफोर्स की कैपेसिटी के लिए, अभी आप देखें कि उनके एयरफोर्स के जो है वो सरबराह यहाँ आए हुए थे और हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, एक बड़ा वफ्द मौजूद था। और चाइनीज जो है मेरे ख्याल में अब टेक्नोलॉजी के हवाले से भी पाकिस्तान के साथ काफी ताउन करेंगे और इसका इदराक जो है वो खुद भारत को है। अभी जनरल जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं भारत के, जनरल राहुल सिंह, उन्होंने अभी एक हालिया इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान को चीन और तुर्किया जो है वो दोनों जो है रियल टाइम में मदद कर रहे थे। तो एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक नया ब्लॉक जो है वो बन रहा है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ईरान, ये एक अहम जो है मेरे ख्याल में ब्लॉक उभर कर सामने आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अभी आपने खुद ही बात कर दी कि चाइना जो है पाकिस्तान की बड़ी मदद करता है और मुस्तकबिल में भी चाइना पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे सकता है। टेक्नोलॉजी के अंदर फिर J-35 भी पाकिस्तान को मिल सकते हैं। J-35 और ये HQ-19 की बड़ी अफवाहें जेर गर्दिश थी और कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान जो है खरीद सकता है। पाकिस्तान के पास के इतने पैसे हैं कि उनसे खरीद ले, तो बड़े महंगे सिस्टम्स हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है, महंगे तो सिस्टम है, लेकिन आज तक पाकिस्तान जो कुछ भी खरीदता आया है तो पैसों से ही खरीदा है ना, मुफ्त तो किसी ने हमें नहीं दिया। पाकिस्तान का एक डिफेंस बजट है और जाहिर है वो डिफेंस बजट अभी हालिया बजट के अंदर बढ़ाया भी गया है और ये हमारे वक्त की ज़रूरत भी है। फिर टेक्नोलॉजी जब आ जाया करती है, टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल के खिलाफ ईरान के पास भी आ गई थी ना कहीं से टपक पड़ती है। कई ऐसे ममालिक होते हैं जो अपना असला टेस्ट करना चाहते हैं, कई ऐसे ममालिक होते हैं जो ज़रा अगले के साथ भी मुखासमत रखते हैं ना। ज़ाहिर है इसराइल के सारे यार तो नहीं हैं, तो भारत के भी यार नहीं है, लेकिन इस सारे में दो बातें बड़ी अहम हैं।
हम्म। पहली बात यह है कि इजराइल और भारत दोनों को एक मिनी सुपर पावर जो है वो अमेरिका बनाना चाह रहा था। नाउ दे हैव टू थिंक ट्वाइस कि क्या हम इनको बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिस पे 43 साल से सैंक्शंस लगी हुई थी दुनिया की सख्त तरीन, उठा के उसने उधेड़ के रख दिया है, खंडरात बना दिए हैं वहां इसराइल के अंदर। और दूसरा मुल्क जो पाकिस्तान, जो बिल्कुल वो कहते हैं जी खैरात मांग रहा है, भीख मांग रहा है। वजीर आजम साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। वो देखें, इन सारों के बावजूद फिर पाकिस्तान ने पिटाई कब कैसे लगा दी। तो ये जो एक वो कहते हैं ना कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, ये तो खैर कहा वाह। गया। वाह। लेकिन इस बार लड़ा दे ममोले को गिद्ध से। तो भारत तो गिद्ध था ना, तो वो गिद्ध जो है ना वो फिर शाहीन और गिद्ध दोनों एक ही फिजा में परवाज किया करते हैं। लेकिन शाहीन का मुकाम और होता है और खरगोश का मुकाम और हुआ करता है। एग्जैक्टली। इसलिए आपने देख लिया कि राफेल कोई बुरा जहाज नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राफेल इज अ वेरी फाइन जेट। आप इसकी जरा अंदाजा करें कि $288 मिलियन का ये है। एग्जैक्टली। और उसके मुकाबले में F-35 या कि जे 4.5 जनरेशन है, F-35 इज ए वेरी गुड प्लेन जो कि 5.5 जनरेशन है और लेटेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब आप ये देखें कि राफेल इंडोनेशिया भी की फिर राफेल तकरीबन, खरीद रहे हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, इससे हमें इस बात का अंदाजा होता है राफेल में कोई मसला नहीं है, राफेल चलाने वाले ऑपरेट करने वाले में मसला था। देखिए खोता रेडी चलाने वालों को आपने राफेल दे दिया, फिर ऐसा तो होता है। अभी तो वो शिवानगी सिंह के ऊपर भी फिर देखे ना, अभी वो बेचारी जहां भी है अल्लाह उसको सेहतमंद रखे। मामला लेकिन आसान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि असल मसला क्या है, सर वैसे एस आप फोर क्या हंड्रेड समझते हैं में भी नहीं शिवांगी है। सिंह कहाँ पर है? वो कह रहे हैं हमारे छोड़े पास ना, नहीं है। शिवानगी सिंह जो है वो कभी मिलवाएंगे, फिर बाद में बात करते हैं। तो लेकिन असल मसला यह ये है कि राफेल को अगर आप गौर करें तो राफेल वाले भी कह रहे हैं कि हमें जरा मौका दें ताकि हम भी चेक करें कि ये गलती किसकी है। लेकिन भारत उनको एक्सेस नहीं दे रहा। एस एग्जैक्टली। 400 वालों ने भी कहा है कि हमें दो, हमारा तो तुमने हम मिट्टी चेक पलीत कर दी है, कर। हमें एक्सेस दो, हम देखें कि क्या वजूहात बन गई हैं। तो असल बात सिर्फ इतनी सी है कि भारत को जो है ना वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनको आता नहीं है करना अभी उसके लिए। और फिर एक और बात, ये तो खैर चले एक जरा मजाक बात थी, लेकिन जो असल मसला ये है कि वो एक अपने रशियन इक्विपमेंट से अपने आप को वेस्टर्न इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर रही है भारतीय फौज। इसके अंदर इक्विपमेंट शिफ्टिंग के अंदर तकरीबन इट टेक्स अ डेकेड, 10 साल लग जाते हैं उनको उसके अंदर आते हुए। ये थोड़ी है कि सुबह F-35 अगर आ गया या पाकिस्तान के पास J-35 आ गया तो सुबह जो है जंग लग गई तो हमने जनाब जहाज उड़ा दिया। वो ये गुड्डी थोड़ी है जो उड़ा दी। तो वो मसला एग्जैक्टली। यहाँ ये है कि इसके लिए एक ट्रेनिंग का अमल होता है। फिर उसको आप देखते हैं, देखे ना, वो कहता था मोदी के काश के हमारे पास राफेल होते। राफेल तो होते। फिर आ गए तो फिर मतलब क्या हो क्या गया भाई, तो क्या कर लिया तुमने। अब बहरहाल इन सब के बावजूद अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, ये एक रियलिटी है। और जिस तरीके से S-400 को पाकिस्तान ने मारा, PHU-50 आप 19 की बात कर रहे हैं वो, तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम सिस्टम्स जो होते हैं ये अपनी जगह, जहाज तो उनके पास भी मौजूद थे ना। राफेल का जो आपको पता है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, यानी कि हर 3 साल में 27 सालों के अंदर आप अंदाजा करें कि उनके तकरीबन 8 या 9 जहाज गिरे हैं। और वो भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर नहीं, वो पायलट एरर्स की बुनियाद पे गिरे हैं। अच्छा। इतना जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है उस जहाज का। वो बेचारे तो सर में जो है वो खाक डाल रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे तो तुमने 26% शेयर गिरवा दिए मार्केट के अंदर। जो दुनिया मुल्क सर जो है वो, जैगवार नहीं अभी संभाल सकता वो इंडोनेशिया ने राफेल कैसे संभालेगा? राफेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हमें नहीं चाहिए जहाज। नहीं चाहिए। उसके मुकाबले में ये J-10C सस्ता जहाज है, इजी एक्सेस है, जल्दी तैयार कर देते हैं, दरमियान में बहुत सारी चाइनीज आपको पता है अपनी टेक्नोलॉजी भी लगा देते हैं। तो मतलब आपको पता ही है चाइनीज जो है हर बार कोई दरमियान में कोई वेलकम पायलट जी वो मुख्तलिफ ऐसे गैजेटरी होती है ना छोटी मोटी, वो तो मैं खैर मजाक कर रहा हूँ। लेकिन
चाइनीज टेक्नोलॉजी को इसीलिए मगरिब परेशान हो गया कि ईस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मुंह चिढ़ा गई। हम्म, अभी तो चाइना के पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, और यही जी, बात भारत को परेशान कर रही है। देखें, भारत के अगर वो जैसे को कहते हैं ना कि अगर गिट्टों में अकल ना होती तो उसको ये समझ आ जानी चाहिए थी कि अभिनंदन की जो दरमियान में हैकिंग हो गई थी, अभिनंदन का जो सारा सिस्टम कलैप्स कर गया था। जहाज तो उसके पास फजूल सा था, लेकिन मकसद ये है कि अभिनंदन का इशू क्या था, अभिनंदन की जितनी कम्युनिकेशन थी वो जैम कर दी। और यही बात जो है एयर मार्शल जो धारकर कर रहा था, वो जो वाइस चीफ उनका था एयरफोर्स का, उसने 4 जहाज राफेल भेजे थे, याद होगा आपको, कि भारत जंग से 2-3 दिन पहले। जी। लेकिन वो राफेल उसने वापस बुला लिया और एसपी धारकर को उन्होंने जो है सैक कर दिया। अब हम्म। वो सही कहता था, वो कह रहा था कि जब तक हमने इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स का तोड़ नहीं निकाला, हम फिर वही गलती करने जा रहे हैं जो अभिनंदन ने, और फिर हुआ भी वही। हुआ भी वही उसके एग्जैक्ट। बाद आप देखें, पहले दिन हमला हुआ और उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई मुकम्मल की मुकम्मल। तो ये जो बातें हैं ना, ये इसको समझने की जरूरत है। पहले वाली टेक्नोलॉजी का क्या तोड़ निकाल लिया उन्होंने, जो अब वो नया कोई चांद चढ़ाने जा रहे हैं। तो जी, बेहतर तो यही है कि मोदी को किसी मिसाइल के साथ बांध करके जो है हमारी तरफ भारत से रवाना उड़ा कर दें। दिया अब जाए। वो भारत से उसको उड़ा दिया जाए, भारत भी खुश रहेगा और पाकिस्तान का भी मसला हल हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस वक्त जो है बड़ी तारीफें की जा रही हैं, और अगर बात की जाए तो पिछली दिहाई के अंदर पहली मर्तबा सरकारी दौरा करते हैं हमारे एयर चीफ मार्शल। अमेरिका का दौरा करते हैं, विजिट करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पर चाइनीज हुकाम मौजूद होते हैं, चाइना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ मौजूद होते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका, वो हमसे ट्रेनिंग मांग लेते हैं हमारे एयरफोर्स से। उसके बाद बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल की एक स्टेटमेंट सामने आई थी, वो भी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, हम मुस्तकबिल में ये प्लान कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान से ये खरीदेंगे। फिर तुर्किया के भी जो है वो दिफाई जो महकमा है, वो भी विजिट के लिए आते हैं पाकिस्तान। ये 4-5 मुलाकातें अहम जी, जो वजीर दिफा पाकिस्तान ने, आते हैं हाकान एग्जैक्टली, फिदान के साथ। हाकान फिदान के साथ, एग्जैक्टली। तो ये 5 अहम मुलाकातें, क्या लगता है आपको, कोई डील चल रही है, कोई प्लानिंग चल रही है? क्योंकि ये खबरें जेर गर्दिश थी कि अमेरिका पाकिस्तान को रोकेगा कि पाकिस्तान J-35 की तरफ ना जाए, और पाकिस्तान को वो ऑफर कर रहा था कि F-16 की जो 72 ब्लॉक है वो पाकिस्तान को ऑफर करेगा, AIM-120D मिसाइल जो है वो ऑफर करेगा कि पाकिस्तान उस तरफ ना जाए। उसके बाद फिर तुर्किया के साथ भी हमारी कुछ डील्स वगैरह चल रही हैं। चीन फौरी तौर पर आ जाता है अमेरिका के विजिट के बाद पाकिस्तान से मिलने। तो क्या लगता है, ये डोमिनेंस पाकिस्तान की इस हद तक जो है हो चुकी है कि तमाम ममालिक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाकिस्तान बन चुका है, या पाकिस्तान से कुछ मामलात वो सीखने के लिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस बुनियाद पर ये सब कुछ जो है वो इतना एक मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत को? ये क्या चल रहा है? क्योंकि देखिए, एक अफवाहें बड़ी चल बहुत रही है इस वक्त। बड़ी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस जंग के बाद हुई है, पाकिस्तान भारत और इसराइल ईरान के बाद। और हम्म, वो ये हुआ है कि एक दुनिया का जो एक नया नक्शा है वो सामने आ रहा है। अगर इसको मैं कहूं कि दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है तो बेजाना होगा, क्योंकि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर जो कि उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने बनाया था 9/11 के बाद, इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिसऑर्डर। और वो डिसऑर्डर जो था उसके अंदर उसने पपेट जो है वो खड़े किए थे, कागजी शेर खड़े किए थे, कागजी गीदड़ खड़े किए थे, या दूसरे लफ्जों में कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कागजी गधे कह लें तो ज्यादा बेहतर है, तो वो उन्होंने खड़े किए थे। नतीजा ये हुआ कि जब वक्त पड़ा तो दोनों ममालिक जो थे उन्होंने बहुत गंदा परफॉर्म किया। अब जो है वो अमेरिका एक तरफ ये सोच रहा है कि क्या हम जो चाइना के अगेंस्ट पॉलिसी लेके चल रहे हैं, क्या ये हमारे सुपर पावर के स्टेटस को खा जाएगी। क्योंकि अगर अमेरिका ने अब गलती मजीद की तो अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन नहीं कर नहीं कर पाएगा। उसकी पाएगा। वजह यह है कि जब उन्होंने कतर में एयरबेस के ऊपर हमला किया ईरान की जानिब से, तो जंग वहां खत्म हुई। क्योंकि ये वहां खत्म हुई तो फिर ये इसराइल और
अमेरिका की जो है वो शिकस्त हुई है। इसलिए पाकिस्तान की मदद चाहते हुए चाइना की तरफ रवाबित बढ़ाना चाहता है, एक हाथ बढ़ाना चाहता है। इस वॉशिंगटन जो है बरास्ता इस्लामाबाद एक दोस्ती का हाथ या एक पावर शेयरिंग का हाथ जो है बीजिंग की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अहम वजह है। डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न मास्टर है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप वही आदमी है जिसने अफगानिस्तान से इनखला का फैसला किया था, मुश्किल फैसला था। फिर डोनाल्ड ट्रंप वही आदमी है जिसने नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ अपने मामला तय कर लिए थे, किम जोंग उन के साथ। और फिर डोनाल्ड ट्रंप वही शख्स है जिसने सीरिया से अपनी फौजों को बुला लिया था जब बिल्कुल सामने आमने जो है वो रूसी जहाज और अमेरिकी जहाज आ गए थे। आ गए थे सर। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी वही शख्स है जिसने रूस और यूक्रेन के जंग में तारीख साज बेइज्जती जो है वो कर दी जेलेंस्की एग्जैक्टली। की। और उसके बाद जो है वो पुतिन के साथ जो है वो मामला कर लिया। इसलिए कोई बात नहीं है कि वो कहे कि यार कुछ हमारा भी ख्याल रखो, जो हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हैं उनके अंदर तुम मदाखलत ना करो, और जो तुम्हारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर हम मदाखलत नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में भारत तन्हाई का शिकार हो जाएगा। और यही वजह है कि भारत जंग हारने के बाद जहां भी गया सिफारती सतह के ऊपर उसको कामयाबी नहीं मिली। ये जो लोगों ने कहा कि बिलावल तेरे वार सह न सकी मोदी सरकार, ये फजूल बातें थी। बिलावल भुट्टो जो था वो तो पहले भी वजीर खारजा था, तो कौन सा ऐसा चांद चढ़ाया था जो हम कहें कि जनाब बहुत कामयाबी हुई थी। ये जब हम जीत के गए तो लोगों ने इज्जत जो थी वो फातेह की देखी। इसी वजह से जो मुलाकात थी वो फील्ड मार्शल साहब से हुई, वो किसी और से मुलाकात नहीं हुई। नहीं नहीं। और फिर वो कहते हैं ना कि हाथी के पैर में सबका पैर, जब अमेरिका मेहरबान हुआ। अब आपका जो सवाल अहम तरीन कि 5 ममालिक के लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ, मैं यही बात कर रहा हूं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। हम्म। पाकिस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं, सस्ती टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी, और फिर क्वालिटी ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। क्वालिटी ट्रेनिंग। अब आप ये देखें, हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है। हमारे पास जो कुछ है अगर हमें उसका भरपूर इस्तेमाल आता है तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन। एग्जैक्टली। ज्यादा होने से जो मतलब ये नहीं है कि मैंने एक देग चावल बना दी और पता चला कि इंतहाई निकम्मे, आधे चावल गले हुए थे, आधे जो थे वो थे ही कच्चे और बदमजा बद जायका। मेरे पास थी एक रोटी, मैंने उसको जो है इतना अच्छा बनाया कि वो सारे लोग जो है वो खुश होके उन्होंने खाया और उनको उसका स्वाद आया। ये है असल बात कि पाकिस्तान तो नंबर गेम में, इकोनॉमिकली और आपकी ज्योग्राफिकली, क्योंकि पाकिस्तान का साइज छोटा है, भारत एक बड़ा मुल्क है, लेकिन हमने क्वालिटी जब बना लेते हैं तो फिर उसके बाद क्वांटिटी डज नॉट मैटर। एग्जैक्टली सर, बस लास्ट ये दो सवाल हैं। और आखिरी सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, सरप्राइज रखूंगा क्योंकि वो दिफाई मामला से थोड़ा सा हटके है। ये पाकिस्तान की आपने बात की कि वर्ल्ड ऑर्डर एक तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। रिसेंटली पाकिस्तान और तुर्किया ने अजरबैजान में एक मुश्तरका बेस बनाने पर जो है वो बात की है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है और इस बेस का क्या मकसद हो सकता है? इस बेस का मतलब यह है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों जो है अपनी सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं। और ईस्टर्न यूरोप के तक जो है, क्योंकि बेस बनने का मतलब यह है कि हमारी एक्सेस, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो जाहिर है उसके अंदर बड़ा एक अहम किरदार है। फिर आर्मीनिया जो है जिसका एक अरसे से तनाज़ा चल रहा था निकोरोनो काराबाख के ऊपर, और इसी तरीके से जो इलाकाई सालमियत थी वो खतरे में थी। अब जो बेस बनेगा तो उससे अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान का एक अहम, मेरे ख्याल में कि जो क्लाउट है वो भी कायम होगा। इससे जो है, क्योंकि ये वो जगह है जिधर से ईरान भी साथ है, आपको पता है ईरान के भी इस पे अजरबैजान के साथ जो है वो तनाजात थे ऑयल के हवाले से, और वो शायद आज भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब से हट के मैं ये समझता हूं कि ऐसा बेस जो है वो फिर वही बात आ रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तभी जो है वो चूंटी के भी पर निकल रहे पर हैं। निकल आए तो हैं। ये बहुत अहम बेस होगा।
और जाहिर है पाकिस्तान, ये भी याद रखें, अजरबैजान वो मुल्क है जब निकर्नो काराबाग के ऊपर हुआ और वहां जब फतह का जश्न मनाया गया तो बाखुदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से वहां सड़कें और माहौल गूंज गया था। वो अच्छा था। पाकिस्तान के झंडों से वहां बाहर आई हुई थी। तो अजरबैजान क्यों पाकिस्तान का इतना करता है? कुछ तो रियाज और न्याज की बातें हैं ना, बस समझा करें, बहुत कुछ है। आपने शिवांगी सिंह पर भी जो है वो उस बात को राजी रखा। हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं, पता नहीं वो मुअम्मा भी कब हल हो गया। लेकिन आखिरी सवाल है, दिफाई मामला से थोड़ा सा हट के है, और वो सवाल ये है कि एक ट्वीट किया गया था आपकी जानिब से आपके एक्स प्लेटफॉर्म पर, और वो ये था कि मलिक रियाज जो है उनकी डील हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो केस चल रहा था, जिसकी फिर मुख्तलिफ सोर्सेज की जानिब से, जराए सिक्योरिटी जराए की जानिब से तरदीद भी की गई थी। ये कहा जा रहा था कि 2 खत भी लिखे गए फील्ड मार्शल को, और उसके बाद फिर ये आपकी जानिब से जब ट्वीट की गई तो लोग कह रहे थे शायद डील हो गई है, मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, डील हुई है कि नहीं हुई? मेरा ख्याल है कि हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो चाहते, यही ख्याल था कि उनको ले आया जाएगा, कराची वो लैंड करेंगे और फिर कहा जाएगा कि अब तो वो आ गया है, चलो जी कुछ कर लेते हैं, कुछ आपको यहाँ से जो है वो फिर एक बहुत बड़े जो शख्सियत हैं, आपको पता ही है कि उनका जो हवस है पैसे की वो ख़त्म नहीं होती। तो उनका ये ख्याल था कि बैरिया टाउन कराची जो है वो अपने जेर निगरानी कर लेंगे और बाकी जो है वो मलिक रियाज के लिए कोई माफी तलाफी का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ये हुकूमती सतह के ऊपर डील हुई थी और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और इस वजह से, क्योंकि ये जो मेरा सोर्स था ये बहुत ही अहम सोर्स था और ये दुबई के अंदर एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर शख्सियत कोई कायम है, उन्होंने मुझे ये बराह रास्त जो है ये पैगाम भिजवाया और मैं 17 तो जुलाई उनको को अंकल ही मतलब आ कहता जाएंगे हूँ बहरहाल। पाकिस्तान? 17 जुलाई को आ जाएंगे? जी। 17 जुलाई को आ जाएंगे मलिक रियाज पाकिस्तान? नहीं नहीं नहीं, वो मलिक रियाज अभी नहीं। देखे ना, पहली बात यह है कि जो उन्होंने मलिक रियाज का ये एक तरीका कार रहा है, पहली बात यह है कि वो अपना कसूर माने, नंबर वन। 1100 अरब, मेरा जो उससे अगले दिन का ट्वीट था वो भी पढ़ लेना, आपने एक ही ट्वीट को बताया है। 1100 अरब अवाम का पैसा वापस करें, अदालतों में केस जो है कानून के मुताबिक भुगतें, सरिया गर्दन से निकालें, नाजायज लोगों के ऊपर जुल्म करना बंद करें और खास तौर पे जो वादे वईद उन्होंने अवाम नास से किए हुए हैं बहरिया टाउन के हवाले से उनको मुकम्मल करें। जो पहले फेजेस डेवलप हो चुके हैं बहरिया टाउन के, उनको जो मजीद डेवलपमेंट करनी थी उनको मुकम्मल करके फिर नेक्स्ट फेज की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात न करें। और सबसे बढ़कर यह है कि ये जो फाइलों के नीचे रिश्वत के पहिए लगाने हैं ये छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे पाकिस्तान में को गलती से, अल्लाह की मेहरबानी है बल्कि ये कहूँगा कि इस टाइम पे ईमानदार लोग बहुत मौजूद हैं, हुब्बुल वतन मौजूद हैं। मैं नाम ले देता हूँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कोई करप्शन का केस नहीं निकाल सके इनके खिलाफ। आप ये बिल्कुल 1 रुपया का रवादार नहीं है ये शख्स। डीजीएमआई रहे, डीजीआईएसआई रहे और फिर आर्मी चीफ बने, फिर फील्ड मार्शल बन गए। क्या कोई आपके सामने अथेंटिक, कोई नूरानी साहब ने निकाल लिया, कोई किसी और ने निकाल लिया? नहीं निकाला ना। फिर डीजीआईएसआई आसिम मलिक साहब, आसिम मलिक साहब वो आदमी हैं जिन्होंने जो एजुटेंट जनरल के ओहदे पर तैनात रहे, अब डीजीआईएसआई बन गए। मलिक रियाज ने, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूं कि अपनी पूरे जोर लगा लिया कि आसिम मलिक साहब सिर्फ उनका टेलीफोन सुन लें, लेकिन अच्छा, योर नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट का जवाब आया। प्लीज ट्राई फिर लेटर। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद डीजी रेंजर सिंध बने और उनका नाम है, जो फॉर्मर डीजी एमआई थे, उनका नाम है जनरल अजहर वकास साहब। अजहर वकास साहब इतने कोई ईमानदार आदमी है और वो अब एजुटेंट जनरल बन गए। ना वो कराची में मलिक रियाज के काबू आए, ना वो इस्लामाबाद में काबू आए।
इसलिए कोर कमांडर्स जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह A1, अवैस दस्तगीर साहब सिंध में बैठे हुए हैं, हमारे पिंडी के हैं, शाहिद इम्तियाज साहब, दीगर लोग, कोई आपको किसी के मुतलिक जो है, जनरल उमर बुखारी हैं, इसी तरीके से जनरल राहत हैं, वो बलूचिस्तान में ईमानदार लोग हैं, मतलब इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आया। फिर इसी तरह से हमारे DGMI साहब हैं, ईमानदार हैं, वाजिद बुखारी साहब, वाजिद साहब। अब मसला यहाँ यह है कि वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने हमें एक ईमानदार क़यादत दी है। शोहदा के लिए उनको 3000 केनाल की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान फौज जो है अपने पैसों से जनरेट करती है शोहदा के फंड। एग्जैक्टली। किसी सूरत उनको 1 रुपया काबिल कबूल नहीं है, ना आपका, ना मेरा, ना मलिक रियाज जैसे लोगों का। इसलिए मलिक रियाज तब तक नहीं आ सकते जब तक कि इन बातों पे अमल नहीं करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊं, जो इस टाइम पे सेक्टर कमांडर हैं सिंध के, जो ISI के हैं, क्या कमाल के वो आदमी हैं, क्या वो मेहनती इंसान हैं। काश के उनके ऊपर कोई किताब लिखी जाती तो पता चलता कि वो शख्स जो है वो क्या गजब का इंसान है, कि जो पाकिस्तान के लिए उसने वो कर दिया, कि चाहे वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में हो, पोर्ट्स एंड शिपिंग के निज़ाम को करने में बेहतर हो, वो बैरिया टाउन के हवाले से मामलात हों। हैट्स ऑफ टू दैट ब्रिगेडियर ऑफिसर, कमान है। आपने वैसे बड़े डिप्लोमेटिकली स्टेटमेंट दी है और बड़े खूबसूरत अंदाज में दोनों आपने जो सिक्के के दोनों रुख हैं उनको बता दिया कि एक जानिब वो आ भी सकते हैं, आप अपनी बात पर कायम है, तो दूसरी जानिब उन्हें ये बातें माननी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी जितने भी उनके सवालात थे उनका जवाब उनको मिल गया होगा। अगर उनको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे, चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो है आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।